प्राचीन भारत में आने वाले यूनानी यात्रियों में से निसंदेह मेगास्थनीज सबसे प्रसिद्ध है। इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि मेगास्थनीज से जुड़े जो तथ्य हैं, क्या वह उतने विश्वसनीय हैं जितने कि हमें वह लगते हैं। प्राचीन विश्व में मेगास्थनीज का नाम प्रसिद्ध था, परंतु आश्चर्य की बात यह है कि हम मेगास्थनीज के विषय में बहुत कुछ नहीं जानते। यहाँ तक कि हमें यह भी नहीं पता कि मेगास्थनीज का जन्म कहाँ हुआ था। कुछ विद्वानों का यह मानना है कि आज का जो तुर्की राज्य है वहाँ मेगास्थनीज का जन्म हुआ था। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि मेगास्थनीज अलेक्जेंडर के अभियान में उनके साथ थे, परंतु इन दोनों तथ्यों के विषय में हमारे पास अधिक प्रमाण नहीं है। मेगास्थनीज के विषय में विश्वसनीय सूचना हमें सिबीरटियस नामक व्यक्ति के संबंध के माध्यम से प्राप्त होती है। सिबीरटियस एरेकोसिया और गैद्रोसिया का यूनानी क्षत्रप था। क्षत्रप एक गवर्नर होता है और एरेकोसिया और गैद्रोसिया लगभग वर्तमान काल के बलूचिस्तान और खैबर पख्तून क्षेत्र से मेल खाते हैं और अलेक्जेंडर के काल में यह क्षेत्र उसके साम्राज्य का भाग थे। सिबीरटियस से संबंध के आधार पर यह माना जाता है कि मेगास्थनीज एरेकोसिया स्थित अलेक्जेंड्रिया में रहते थे, जो आज का कंधार है। अब आते हैं मेगास्थनीज के जीवन के उस प्रसंग के ऊपर जो कि हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, मेगास्थनीज की पाटलिपुत्र यात्रा। इस विषय के ऊपर अत्यंत विवाद है और इस विवाद का कारण है एक वाक्य जो कि आता है एनेबिसिस ऑफ अलेक्जेंडर में। एनेबिसिस ऑफ अलेक्जेंडर दूसरी सदी ईस्वी का एक ग्रंथ है जो कि यूनानी इतिहासकार एरियन द्वारा लिखा गया था। इस ग्रंथ की 5वीं पुस्तक के 6ठे अध्याय में एक वाक्य मिलता है जिसके 2 अनुवाद हो सकते हैं। पहला अनुवाद, वह यानी मेगास्थनीज कहते हैं कि उन्होंने सेंड्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त के दरबार की बार बार यात्रा की। दूसरा अनुवाद, वह मेगास्थनीज बार बार कहते हैं कि उन्होंने सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त के दरबार की यात्रा की। इस वाक्य के आधार पर यह कह पाना अत्यंत कठिन है कि मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र या भारत की यात्रा कितनी बार की और कब कब की। परंतु इतिहासकारों ने मेगास्थनीज की भारत यात्रा के काल को निर्धारित करने का प्रयास अवश्य किया है और यदि हम जो पारंपरिक मत है उसे माने तो यह कहा जाता है कि मेगास्थनीज ने भारत की या पाटलिपुत्र की यात्रा सेल्यूकस निकेटर के दूत बनकर की। इस तथ्य को आधार बनाकर इतिहासकार मेगास्थनीज की यात्रा का काल निर्धारित करते हैं और पारंपरिक मत के अनुसार मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के काल में भारत या पाटलिपुत्र आए थे। तो यदि हम चंद्रगुप्त के काल को देखें तो हमें यह बताया जाता है कि चंद्रगुप्त का काल 297 ईसा पूर्व में समाप्त हो गया था। तो इससे यह प्रतीत होता है कि मेगास्थनीज 297 ईसा पूर्व से पहले पाटलिपुत्र या भारत आए थे। अब यदि हम ग्रीक स्रोतों को देखें तो हम पाते हैं कि उसमें एक तथ्य बताया गया है कि डेईमाकस एक और राजदूत था जो कि पाटलिपुत्र आया था चंद्रगुप्त के काल में। यदि चंद्रगुप्त के काल में डेईमाकस आया था और वह मेगास्थनीज के बाद राजदूत बनकर आया था, तो इससे हम यह कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त के जो अंत के काल थे उसमें मेगास्थनीज का भारत आना नहीं हुआ था। तो यदि हम मान लें कि चंद्रगुप्त के जो अंत के 3 या 5 साल थे उसी काल में डेईमाकस का आना भारत हुआ था, तो हम कह सकते हैं कि 302 ईसा पूर्व से लेके 297 ईसा पूर्व, जो कि चंद्रगुप्त के अंतिम के 5 वर्ष हैं, उसमें डेईमाकस भारत आए थे, जिससे हम यह कह सकते हैं कि मेगास्थनीज भारत 302 ईसा पूर्व से पहले आए थे। तो इस प्रकार से हमें अंतिम तिथि मिल गई, यानी 302 ईसा पूर्व से पहले मेगास्थनीज भारत आए थे। अब कितना पहले, यह जानने के लिए हमें पुनः ग्रीक स्रोतों की ओर देखना होगा। ग्रीक स्रोतों में हमें यह बताया जाता है कि चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटर के बीच 305 ईसा पूर्व में एक संधि हुई थी। वह इतिहासकार जो कि पारंपरिक मत का समर्थन करते हैं, वह यह बताते हैं कि
305 ईसा पूर्व में हुई इस संधि के पश्चात सेलुकस निकेटर ने मेगस्थनीज को अपना राजदूत बनाकर पाटलिपुत्र भेजा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 305 ईसा पूर्व के बाद और 302 ईसा पूर्व के पहले मेगस्थनीज का पाटलिपुत्र या भारत आना हुआ था। परंतु जैसा कि मैंने बताया, यह पारंपरिक मत है। ऐसे कई इतिहासकार हैं जो कि इस मत पर प्रश्न खड़े करते हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है एबी बॉसवर्थ का। 1996 के अपने एक शोध लेख में एबी बॉसवर्थ का यह मानना है कि मेगस्थनीज की भारत यात्रा चंद्रगुप्त और सेलुकस निकेटर की जो संधि थी, जो कि 305 ईसा पूर्व में हुई थी, उससे पहले हुई थी। एबी बॉसवर्थ का यह कहना है कि मेगस्थनीज भारत 320 ईसा पूर्व या 318 ईसा पूर्व के बीच आए थे। बॉसवर्थ का यह मत भी एरियन की एनाबिसिस ऑफ एलेक्जेंडर के एक वाक्य पर आधारित है, जहां लिखा है कि मेगस्थनीज कहते हैं कि उन्होंने सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त से भेंट की, जो भारतीयों में सबसे महान राजा थे, और पोरस से भी मिले, जो सेंड्रोकोटस से भी महान थे। एरियन की इस पंक्ति के आधार पर बॉसवर्थ का यह मानना है कि मेगस्थनीज ने अपनी भारत यात्रा पोरस के शासन काल में की थी, और ग्रीक स्रोतों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि पोरस का शासनकाल 318-317 ईसा पूर्व के आसपास समाप्त होता है, जिससे यह कहना उचित होगा कि मेगस्थनीज भारत 318-317 ईसा पूर्व से पहले आए थे, यानी पोरस की मृत्यु से पहले उनका भारत आगमन हुआ था। बॉसवर्थ का यह भी मानना है कि यदि हम मेगस्थनीज के भारत चित्रण को पढ़ें तो वह एलेक्जेंडर के आक्रमण के पश्चात का जो भारत था, उसकी स्थिति को दर्शाता है। बॉसवर्थ केवल यह नहीं कहते कि मेगस्थनीज सेलुकस निकेटर और चंद्रगुप्त की संधि से पहले भारत आए थे, इसके साथ साथ वह इस पूरे तथ्य पर भी प्रश्न उठाते हैं कि मेगस्थनीज सेलुकस निकेटर के एक राजदूत थे। बॉसवर्थ के अनुसार सेलुकस निकेटर और मेगस्थनीज के बीच के संबंध के विषय में केवल एक इतिहासकार बात करता है, जो कि है क्लेमेंट ऑफ एलेक्जेंड्रिया। क्लेमेंट ऑफ एलेक्जेंड्रिया मेगस्थनीज के 400 साल बाद हुए थे, और यदि हम क्लेमेंट ऑफ एलेक्जेंड्रिया का ग्रंथ पढ़ें तो हम पाते हैं कि यहाँ केवल इतना ही लिख रखा है कि सेलुकस निकेटर के दरबार में एक इतिहासकार था जिसका नाम था मेगस्थनीज। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं लिख रखा। बॉसवर्थ का कहना यह है कि इस तथ्य को लेकर इतिहासकारों ने यह तर्क बनाया कि जो यह मेगस्थनीज है वह सेलुकस निकेटर के राजदूत के रूप में भारत आए और उन्होंने पाटलिपुत्र का भ्रमण किया और अपनी पुस्तक लिखी। बॉसवर्थ का कहना है कि यह निष्कर्ष अनुमान पर आधारित है, प्रमाण पर नहीं। और बॉसवर्थ के अतिरिक्त भी हम पाते हैं कि ऐसे कई इतिहासकार हैं जो कि इस पारंपरिक मत पर प्रश्न उठाते हैं। जैसे मेगस्थनीज की यात्रा विवाद का विषय है, वैसे ही मेगस्थनीज द्वारा रचित इंडिका भी विवाद का एक बड़ा विषय है। वह इतिहासकार जो कि पारंपरिक मत में विश्वास रखते हैं, यानी सेलुकस निकेटर ने मेगस्थनीज को अपना राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा, उनका यह मानना है कि मेगस्थनीज द्वारा रचित यह इंडिका एक राजनीतिक ग्रंथ है। सेलुकस निकेटर भविष्य में भारत में आक्रमण करना चाहते थे और उन्होंने मेगस्थनीज को भारत में चल रही सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजा था। कुछ अन्य विद्वानों का यह मानना है कि मेगस्थनीज द्वारा रचित यह ग्रंथ एक प्रकार का एपोलॉजिया है सेलुकस निकेटर का। इस ग्रंथ के आधार पर सेलुकस निकेटर यह समझाना चाहते थे कि उन्होंने क्यों भारत पर पुनः आक्रमण नहीं किया। अब जहां हमने इतनी बात की मेगस्थनीज ने यह ग्रंथ क्यों लिखा, आइए कुछ बात करते हैं इस ग्रंथ पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं और आपने यह पढ़ा भी होगा कि
मेगास्थनीज द्वारा रचित इंडिका अभी पूर्ण रूप से हमारे सामने उपलब्ध नहीं है। हमारे पास केवल खंड है, और यदि हम इन खंडों की बात करें तो यह 3 यूनानी इतिहासकारों द्वारा रचित ग्रंथों में हमें पढ़ने को मिलते हैं। यह 3 यूनानी इतिहासकार हैं, डियोडोरस जो कि पहली सदी ईसा पूर्व में थे, स्ट्रेबो जो कि डियोडोरस के समकालीन थे, और एरियन जो कि दूसरी सदी ईस्वी में थे। इन लेखकों के ग्रंथों का यदि हम अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि कुछ ही ऐसे वाक्य हैं जहां स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यह मेगास्थनीज की इंडिका से लिया गया है, परंतु इन वाक्यों में भी कुछ समस्याएं हैं। तो इस समस्या को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं जो कि बहुत प्रसिद्ध है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी इतिहास की पुस्तकों में हमें यह बताया जाता है कि मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में यह लिखा था कि भारतीय समाज 7 भागों में विभाजित है। यदि हम इन 3 यूनानी ग्रंथों को पढ़ें जिसमें मेगास्थनीज की इंडिका के हमें खंड पढ़ने को मिलते हैं, तो हम पाते हैं कि यह सूचना इन तीनों ग्रंथों में हमें उपलब्ध है, लेकिन इन तीनों ग्रंथों में जो सूचना दी गई है उसमें अंतर है। यदि हम डियोडोरस और स्ट्रेबो के ग्रंथ को देखें तो हम पाते हैं कि जो भाग शब्द है उसके लिए मेरोस शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है विभाजन। यदि हम एरियन को पढ़ें तो वहां गैनोस शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है कुल या परिवार। अब इन दो शब्दों के आधार पर हमें दो भिन्न भिन्न वाक्य मिलते हैं। पहला तो भारतीय समाज के 7 विभाजन है, और दूसरा भारतीय समाज के 7 कुल या परिवार है। और हम इन दोनों में से जो भी वाक्य लेंगे उससे हमारी जो पूरी समझ है भारतीय समाज को लेकर, जो कि मेगास्थनीज के ग्रंथ से हमें प्राप्त होती है, उसमें अंतर आएगा। इन दोनों शब्दों से यह जानना कठिन हो जाता है कि मेगास्थनीज ने किस शब्द का प्रयोग किया, और ऐसा भी तो हो सकता है कि मेगास्थनीज ने किसी तीसरे शब्द का प्रयोग किया हो जो कि इन इतिहासकारों ने वर्णित नहीं किया। इसके साथ साथ ऐसे कई स्थान हैं इन ग्रंथों में जहां भारत के बारे में हमें बताया गया है, परंतु यह नहीं लिखा कि यह जानकारी मेगास्थनीज की इंडिका से इन इतिहासकारों को प्राप्त हुई है। तो इससे एक बड़ी समस्या आती है। यदि हम मान लें कि हमारे पास 2 पुस्तक है जहां एक में भारत के विषय में जानकारी दी गई है और इस जानकारी को बताया गया है कि यह मेगास्थनीज की इंडिका से प्राप्त है। अब यह जो जानकारी है वह हमें दूसरी पुस्तक में भी मिलती है, परंतु यहाँ मेगास्थनीज का नाम नहीं आता। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि यह जो जानकारी हमें दूसरी पुस्तक में मिलती है जहां मेगास्थनीज का नाम नहीं आया है, वह मेगास्थनीज की इंडिका से ही प्राप्त की गई है, क्योंकि हमारे पास पहली पुस्तक है जहां पर मेगास्थनीज का नाम आया है। परंतु ऐसे भी कई स्थान हैं जहां इन दोनों पुस्तकों में भारत से जुड़ी जानकारी आई है, परंतु मेगास्थनीज का नाम नहीं है। तो क्या यह हम कह सकते हैं कि यह दोनों जो जानकारियां हमें दोनों पुस्तकों में प्राप्त होती है वह मेगास्थनीज की है या नहीं? तो स्पष्ट रूप से यह कह पाना कि इन दोनों पुस्तकों में जो यह जानकारी है वह मेगास्थनीज की इंडिका से आई है, बहुत कठिन हो जाता है। यह केवल कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनसे इतिहासकार जूझते हैं जब वह मेगास्थनीज के इन खंडों को समझने का प्रयास करते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, पारंपरिक मत जो है वह यह बताता है कि मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर के एक राजदूत थे, और 305 ईसा पूर्व में सेलुकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में जो संधि हुई उसमें राजदूत के रूप में मेगास्थनीज पाटलिपुत्र आए। अब सेलुकस निकेटर और चंद्रगुप्त के बीच में यह जो संधि थी वह क्या थी, यह जानने के लिए आप यह वीडियो देखें जिसमें मैंने इस पूरी समस्या पर बात की है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।